हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नाइट स्टडी में। बच्चों, मैं आप लोग की बायोलॉजी मेंटर श्रद्धा मैम आज आप लोग को कह सकते हैं कि सीयूईटी का जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसकी आज पहली क्लास मैं आप लोग की लेने वाली हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने चैनल पे काफी कुछ बता दिया है सीयूईटी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं तो किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे, किस तरह से फॉर्म फिलिंग करेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको चूज करने चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। साथ में मैंने जो डोमेन स्पेसिफिक बायोलॉजी है उसका सिलेबस क्या होता है इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो जो है वो डाली थी। तो ये जो पहला क्लास आपके पास जा रहा है इसमें आज हम लोग पहले चैप्टर जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इसके पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और डिस्कशन में हम लोग थ्योरी पोर्शन को भी कवर करेंगे, साथ में हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे और पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी मैंने यहाँ पे इस पीडीएफ में ऐड करवाया है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेंगे। जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे बच्चों तो उसके बाद जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अभी इसी आज की क्लास में करवाऊंगी तो आपको कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से मुझे थ्योरी पढ़ना है और उस बेसिस में मुझे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। अभी तक आपने सिर्फ 12th पढ़ा था, बोर्ड आपने दिया है, तो वो आपने सिर्फ थियरी पोर्शन को कवर करा था कि किस तरह से आपको एग्जाम्स में आंसर थियरी लिखना होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको इन्हीं चैप्टर्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, क्योंकि अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि सीयूईटी में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजीज अलग होनी चाहिए, उसके लिए यही थियरी, यही सिलेबस आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ना है और उसी को आज मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए इसको शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर फर्स्ट में क्या क्या चीजें जो हमें पढ़नी है। तो बच्चों, पहला जो चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है। तो इसमें आज हम लोग पहली क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि लाइफ स्पैन वगैरह क्या होता है ये सब जानेंगे, क्लोन्स क्या होते हैं ये जानेंगे और साथ में उसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कशन जो है वो हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, बात की जा रही है लाइफ स्पैन की। सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ना, इसमें रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू रिप्रोड्यूस, अपनी जैसी एक न्यू बॉडी प्रोड्यूस करना, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, तो उसको जानने से पहले हम एक टर्म जान लेते हैं, लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन का मतलब है बच्चों, जो आप पूरी अपनी लाइफ को जीते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हमारी पूरी लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका एक डेफिनेशन जो है वो आपके सामने है। अब आप बोलेंगे लाइफ स्पैन क्या है, ये तो बड़ा आसान सा चीज है। लेकिन जब यही आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ देता है कि बताइए वो पीरियड जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बर्थ से लेकर, ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक, नेचुरल डेथ तक के बारे में, तो इन दोनों के बीच में, बर्थ से लेके डेथ के बीच में जो पूरा एक लाइफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं ना बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जो है पीरियड, बर्थ से लेके डेथ तक के बीच का ये जो पूरा पीरियड है, इसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। अब लाइफ स्पैन देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, सीयूईटी के लिए अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ डालिए, है ना। कोई और रेफरेंस बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ट है सीयूईटी के लिए, है ना। लेकिन अब आप बोलेंगे एनसीईआरटी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी आप देखिएगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो एनसीईआरटी आपके पास होते हुए भी आपने छोड़ी होगी, आपने वो चीजें नहीं पढ़ी होगी, तो वो मैं आप लोग को इन सारे पूरे बैच में ये मैं कवर करवाऊंगी, वो सारी चीजें मैं अप टू डेट आपको बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लाइफ स्पैन की अगर आप हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आप लोग को एनसीईआरटी में भी, और मैंने वही चीजें इधर भी मेंशन कराई है, कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनकी लाइफ स्पैन होती कितनी है, कब तक के लिए वो जिंदा रहते हैं, बर्थ से लेके डेथ के बीच का ड्यूरेशन कितना है, समय कितना है, वो हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात की गई है मे फ्लाई की। तो मे फ्लाई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये 24 घंटे तक की इसकी जर्नी होती है, ये 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहती है, ये जो फ्लाई होती है। दूसरी की बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई जो है वो 1 से 2 हफ्ते के लिए जिंदा रहती है। ठीक, फ्रूट फ्लाई की बात करें तो ये 30 दिन की इसकी लाइफ साइकिल होती है। राइस प्लांट की बात करें तो 4 महीने की होती है।
ठीक है, फ्रॉम बर्थ मतलब जब आपने उस प्लांट को लगाया तब से लेके जब उसकी हार्वेस्टिंग करनी, उसकी कटाई होती है, उसके बीच में वो 4 महीने की अपनी लाइफ स्पैन जीता है। उसी तरह रैट की बात करें तो 4 साल की होती है, रैबिट की बात करें तो 13 साल की इसकी लाइफ होती है, क्रो की बात करें तो 15 साल, डॉग की बात करें तो 25 साल, काफी ज्यादा है। ठीक है, अब कई बार होता है कि आपको यहाँ से कोई एक एग्जाम्पल लेके पूछ देता है कि बताइए भाई इसकी लाइफ स्पैन कितनी है, तो आपको कुछ का पता होना चाहिए, जितना यहाँ पे मैंने स्टेबल में मेंशन कराया है एटलीस्ट उतनी पता हो। मंकी की बात करें तो 26 ईयर्स की होती है, कैट की बात करें तो 35 से 40 ईयर्स की होती है, हॉर्स की 50 है, एलिफेंट की 60 से 60 से 75 है, ह्यूमंस की 100 ईयर्स है, जो कि अब तो बहुत घट चुकी है क्योंकि अब हमने अपने लाइफ स्पैन में या कह लीजिए डेली लाइफस्टाइल में काफी कुछ चेंजेस लाए हैं, अपने खाने पीने से लेके रहने सोने उठने से हर चीज में जो बदलाव हमने लाए, इससे ये कहीं ना कहीं घट चुका है। ज्यादा से ज्यादा लोग 60-70 साल जी ले, वही बड़ी बात है, वो भी बिना बीमारी ये जी ले, तो वो अपने आप में काफी एक बड़ी बात हो जाएगी। टॉर्टोइस की बात करें तो ये काफी इसकी लंबी लाइफ स्पैन है पूरे, इसमें अगर देखा जाए तो एनिमल्स में, ठीक है, तो 100 to 150 ईयर्स की इसकी लाइफ स्पैन होती है। पीपल के प्लांट की बात करें, पीपल ट्री की बात हो रही है, तो ये 2000 से 3000 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो ये कुछ लाइफ स्पैन की बच्चों बात हो गई, कहां से लेके बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की बीच की। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बच्चों की रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक, तो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, ये सभी जानते हैं कि भाई वो प्रोसेस, वो क्षमता जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी जैसे एक नई बॉडी बनाता है। अब इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाता है, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करता है, वो उसके टाइप्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि एक ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो यंग वंस मतलब जो अपने जैसे ये न्यू बॉडी को जन्म दे रहा है या बच्चों को जो जन्म दे रहा है, इसके लिए हम लोग एक और टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग। तो ये ऑफ स्प्रिंग जो है, जो कि इसी की तरह सिमिलर है, सिमिलर टू इटसेल्फ, जो अपनी बॉडी के जैसे लगभग सेम। ठीक है, तो सिमिलर का मतलब मिलता जुलता, सेम मतलब एग्जैक्ट कॉपी, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो अपनी जैसी एग्जैक्ट अपनी जैसी कॉपी बना रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, उसका एक जेरोक्स कॉपी आपको निकलवाना है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक और जो कॉपी निकलती है वो एग्जैक्ट सेम होती है। ठीक, लेकिन कई बार होता है कि आपको कोई नोट्स दे दिया गया, टीचर ने थमाया भाई कि ये नोट्स है, इससे छाट कर शॉर्ट करके आपको अपने नोट्स अपनी कॉपी में लिखना है, तो क्या वो एग्जैक्ट सेम हुआ? नहीं, उस समय वो सिमिलर हुआ कि उसमें लगभग लगभग मिलती जुलती चीजें आपने उन नोट्स में से जो आपको टीचर ने दिया था उससे लेकर आपने अपने कॉपी में लिखा। तो सिमिलर और सेम में डिफरेंस है। तो उसी बेसिस पे हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो बड़े अलग अलग टाइप का होता है। ये जो ऑफस्प्रिंग है, जो भी मतलब जो नई बॉडी बनी उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड यहाँ पे यूज करें ऑफस्प्रिंग। ये जो ऑफस्प्रिंग है ये बड़ी होगी, मेच्योर होगी और इसी से एक नई ऑफस्प्रिंग बनेगी, तो मतलब वो साइकिल चलती जाएगी। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे एक साइकिल चलती है किस किस चीज की, पहले एक बर्थ हुआ, जन्म हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी और तब जाके डेथ होगी। तो इस पूरे लाइफ स्पैन में अगर हम लोग बात करें तो इस लाइफ स्पैन में भी ये तीन चीजें हैं जो कि आती है ना। तो एक हो गया बर्थ, दूसरा हो गया इसके बाद ग्रोथ होना और उसके बाद क्या हो गया, डेथ होना। तो इसी को हम एक लाइफ स्पैन कहते हैं। रिप्रोडक्शन जो है कहीं ना कहीं किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बनता है कई बार एमसीक्यू में कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। क्या रिप्रोडक्शन उतना ही जरूरी है जितना जरूरी हमारे लिए सांस लेना है, जितना जरूरी हमारे लिए खाना है, जितना जरूरी हमारे लिए पानी पीना है, क्या उतना ही जरूरी रिप्रोडक्शन भी है? तो बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंस हम रिप्रोडक्शन को भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पीशीज की कंटिन्यूटी कराता है। अब एक स्पीशीज है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें, हम अपने आप में होमोसेपियंस हैं, तो ह्यूमंस जो है वो अगर अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि भाई वो जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़े, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अब आपकी अपनी लाइफ स्पैन जो है वो 60-70 या मैक्सिमम 100 ईयर्स गई है, उसके बाद आपकी जनरेशन आगे कैसे चलेगी? जब आपसे मिलता जुलती एक नई बॉडी जन्म लेगी तब तो वो जनरेशन कंटिन्यू करेगी। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो उससे एक जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन्ड रहती है, इसलिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट जो है लास्ट वाला ये याद रखिएगा। आगे आते हैं तो एक टर्म मिलता है क्लोन्स, क्लोन्स वर्ड मिलता है हमें। ये क्लोन्स क्या होता है? तो बच्चों अभी देखिए मैंने दो चीजें बोली कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिप्रोड्यूस जो है वो दो तरीके से करेगा। या तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा, या तो कह लीजिए वो सिमिलर कॉपी बनाएगा अपनी जैसी।
कॉपी, है ना। तो अब देखना यहाँ पे ये है कि भाई अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है रिप्रोडक्शन होने से, तो उसके लिए हमें क्या टेक्निकल वर्ड यूज करना है। तो इसके लिए आपको देखिए वर्ड यूज करना है बच्चों, क्लोन्स। क्लोन्स का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी, मतलब वही हो गया एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि आप गए और जेरोक्स मशीन से आपने जो डॉक्यूमेंट दिया था उसकी एक और कॉपी निकलवा ली, तो वो एकदम एग्जैक्ट सेम होगी, तो उसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं। तो ये क्लोन्स क्या है, डिस्क्राइब करता है कि जो जेनेटिक और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है वो बहुत ज्यादा है। अब ये दो टर्म आए वापस से, देखिए कुछ नए दो टर्म आए कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहरी देखने में कैसे हैं। जैसे मैं बात करूं, मेरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है कि मैं गर्ल हूं, देखने से पता चल रहा है, ठीक। तो अब लेकिन जेनेटिक्स क्या है मेरा, तो वो हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो भाई ऑब्वियस सी बात है क्रोमोसोम्स मेरे एक्स एक्स होंगे, 23rd क्रोमोसोम जो होगा, है ना, सेक्स क्रोमोसोम जिसे आप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि जेनेटिकली अंदर से इंफॉर्मेशन जो है वो अलग है, मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देखने में इंफॉर्मेशन अलग है ना। तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये दोनों ही जब सिमिलर होती है, किससे, जब जिससे वो बॉडी नई बनकर आ रही है उससे, तो उसको लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लोन्स, एग्जैक्ट कॉपी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। अब इसी बेसिस पे आता है भाई यहाँ पे कि अगर एग्जैक्ट कॉपी है तो हम किस तरह का रिप्रोडक्शन बोलेंगे, और अगर उसी से सिमिलर कॉपी है, मिलती जुलती उसी से नई कॉपीज बन रही है रिप्रोडक्शन के बाद, तो उसे किस तरह का रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें जानना है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तरह के रिप्रोडक्शन जो होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत नया नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, 12th में आप हैं, आपने क्लास 6, 7, 8 से पढ़ना शुरू किया था कि भाई रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरीके के होते हैं, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा बच्चों इस बीच में मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत टेंशन लेके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा फ्री माइंड से पढ़ेंगे। हाँ, इतनी भी कम टेंशन ना हो कि ठीक है देख लिया जाएगा, बाद में पढ़ लिया जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। आप डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। जब आपके अंदर वो हैबिट आ जाएगी कि डेली पढ़ते रहना है मुझे, तो देखिएगा आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उस कंपैरिजन में जब आप पहले इस तरह से पढ़ते थे कि भाई एग्जाम आने तो 2 दिन पहले रात भर पढ़ के हो जाएगा, तो बच्चों इतना जान लीजिए ना, उस तरह से आप थियरी जरूर लिख सकते हैं। कंपटीशन क्रैक करने के लिए आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिए। कई बार होता है बच्चे ये सोचते हैं कि ठीक है जिस तरह से बोर्ड में पास हो गए, मार्क्स आ गया, बिल्कुल उसी तरह सीयूईटी के लिए पढ़ लिया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह मेडिकल के लिए पढ़ लिया जाएगा, इंजीनियरिंग के लिए पढ़ लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। इस कॉम्पिटेटिव एरा में आपको कंटिन्यूटी बनाना जरूरी है, समझ रहे हैं इस चीज को। तो डेली पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए पढ़ाई को लेकर। चलिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो दो तरह के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में एक एक देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों, तो भाई एक ऐसा मेथड है जिसमें एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट जो है वो उतना सक्षम है, उतना केपेबल है कि वो अपनी जैसे एक नई बॉडी बना सकता है। अब मैंने बोला अपनी जैसी ही नई बॉडी, मतलब एग्जैक्ट कॉपी की हम बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्लोन्स बनते हैं, है कि नहीं। इस चीज को दिमाग में बैठा लेंगे कि जब एक ही पेरेंट, अब यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट है, तो ये चीज यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी बात असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है तो सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होता है। इस चीज को ध्यान देंगे। तो सिंगल पेरेंट ही है जो कि सक्षम है, इतना इतना कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो अपनी जैसी एक नई बॉडी बना सकता है। देखिए फिर से वर्ड यूज हुआ ऑफस्प्रिंग, मतलब नई बॉडी जो बनी है, नया जो इंडिविजुअल बना है, न्यू जो बेबी बना है, उसे उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ये ना सिर्फ आइडेंटिकल होते हैं, मतलब देखने में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ देखने में आइडेंटिकल होंगे, लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज हैं। तो एग्जैक्ट कॉपी का मतलब ये होगा कि दे आर क्लोन्स, वो क्लोन्स हैं, है ना, अपने पेरेंट्स के क्लोन्स हैं जो नए ऑफस्प्रिंग बने हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, ठीक। तो ये चीज इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखेंगे कि इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है और इससे नई जो बॉडी बनती है उसको हम क्लोन्स बोलते हैं। ये दो चीजें यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में दिमाग में इसको बैठा लेंगे। अब आगे आते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो हम दोनों की बात करेंगे, दोनों मतलब प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, और कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की भी हम बात करेंगे जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि किन किन ऑर्गेनिजम्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किन किन तरीकों से होता है, मेथड क्या है।
या उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है जिनकी मदद से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर अपने आप में आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा सीयूटी के लिए कि भाई बताइए स्पॉन्जेस में रिप्रोडक्शन का जरिया क्या है, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन का जरिया क्या है, कोनिडिया किस में पाया जाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसके लिए हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जानने होंगे, तो अभी उस पर भी जाएंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बहुत कॉमन किसमें होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। अभी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है, मतलब जो सिंगल सेल से बने हुए हैं, जिसमें आप बैक्टीरिया वगैरह की बात करते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ठीक है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल, तो हमारा मेजर फोकस इस चैप्टर पे इसी पे है, ठीक है, कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी और साथ में कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मतलब इन सभी में ऐसे तरीके हैं जिसमें क्लोन्स बनते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनती है और एक ही पेरेंट से बनती है, ठीक। तो ये इन तीनों में हमें देखने को मिलेगा। तो अब किसमें हो सकता है भाई ये, तो इसमें देख लिया जाए तो हम सब जानते हैं बच्चों 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम है जिसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि ये 5 किंगडम है क्या, इसको नोट डाउन कर लेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स या प्लांटी भी बोलते हैं, और एनिमेलिया या एनिमल बोल लीजिए। ये 5 किंगडम है ना। मोनेरा में बात करूं तो फंगस बोल रही हूँ, बैक्टीरिया की बात करते हैं, है ना। प्रोटेस्टा में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सब की बात होती है। फंजाई की बात करें तो भाई फंगस की बात हो रही है, ठीक। प्लांट एंड एनिमल्स आप जानते ही हैं, उस पर भी डिटेल में बात होनी ही आगे। तो इस तरह से 5 किंगडम है। अब इन पांचों किंगडम में हमें देखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें किसमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए प्रोटिस्टा और मोनेरा में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मतलब बैक्टीरिया, मोनेरा को मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, हाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, जो कि मोनेरा के अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। और साथ में कुछ प्रोटिस्टा, मतलब कि वही अमीबा, पैरामीशियम की बात हो रही है। इन सभी में ये जो ऑर्गेनिज्म है या जो पेरेंट सेल है जिससे नई बॉडी बनेगी, वहां पे वो खुद की पेरेंट सेल जो है वो 2 हिस्से में बट जाती है, और ये हर एक हिस्सा जो है वो एक नए इंडिविजुअल को या नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है ना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये 2 जो किंगडम है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और बिल्कुल उसी तरह मैं आज स्पेशल केस में कुछ फंजाई की भी बात करूंगी, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स की भी बात करूंगी जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को हमें मिलेगा। चलिए आइए इसे देख लेते हैं। लास्ट में बच्चों क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और देखिएगा कि जो मैंने आगे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे लगाऊंगी मैं, क्या आपको आ रहा है या नहीं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये भी नया नहीं है आपके लिए। तो आप सब जानते हैं बाइनरी फिजन हो गया, बडिंग हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। ये कुछ 3-4 मेजर तरीके हैं जिनकी मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो वही कहलाता है कि ये टाइप्स हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है, तो हमने देखा ये 2 है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी ये 4 टाइप्स है जिनमें अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्लोन्स जो है वो बनते हैं। तो बाइनरी फिजन में आप देखेंगे तो इस एग्जांपल्स मैंने इसी में ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपके लिए और आसान हो इसको पढ़ना, क्योंकि देखिए काफी मैंने ब्रीफ कर दिया है, काफी कम वर्ड्स में सारे पीडीएफ को रखा है ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो, नहीं तो आप बुक्स भी तो पढ़ सकते हैं, है ना। तो कहने की बात ये है कि नोट्स जो है वो एक्यूरेट बनाइए, कम वर्ड्स के बनाइए ताकि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो, नहीं तो बुक्स तो वैसे भी होते हैं। तो बाइनरी फिजन हो गया, इसमें आप देखेंगे तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ठीक। बडिंग की बात करें तो आपको हाइड्रा और ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट क्या है बच्चों, ईस्ट एक तरह का फंगस है ना। और एक्सेप्शन क्या है इसमें कि आप देखेंगे कि ये एक तरह से यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, जबकि ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है ईस्ट जो होता है। फ्रैगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, तो स्पाइरोगाइरा में देखने को मिलता है। स्पाइरोगाइरा क्या है बच्चों, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी है, ठीक, ध्यान देंगे। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करेंगे जिसमें हम ज्यादातर कह सकते हैं कि ये एक ऐसे तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्लांट मिला कई जगह, लेकिन एनिमल भी मिले, अमीबा, पैरामीशियम भी तो एनिमल और प्रोटिस्टा एक तरह के। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप देखेंगे सिर्फ प्लांट्स की बात होती है कि मतलब इसमें भी सिर्फ एक ही पेरेंट से एक नई बॉडी या एक नया क्लोन बन जाएगा। तो इसके लिए एक अलग वर्ड यूज किया गया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आइए और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिसमें अलग अलग तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो हमने बात कर ली कि मोनरा और प्रोटिस्टा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे आता है प्रोटिस्टा के बाद क्या आता है बच्चों, देखिए इधर मेंशन कराया था मैंने कि
हाँ मेंशन करा है, ये रहा। तो मोनिरा प्रोटिस्टा हो गया, तब आता है फंजाई। तो फंजाई में भी आपको देखने को ये चीज मिलेगी। आइए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि किंगडम फंजाई जो है, और कुछ सिंपल प्लांट्स जो हैं, जैसे कि एल्गी की मैं बात करूँ तो एल्गी भी प्लांट्स में ही आता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा है तो याद रखिए कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स तो प्लांट्स में है ही, लेकिन उसके अलावा एल्गी भी प्लांट्स में आते हैं। तो भाई ये सिंपल प्लांट्स होते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर कोई खास तरीके का ब्रांचेस नहीं है, कुछ खास तरह के रूट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए इनको हम सिंपल प्लांट्स भी बोलते हैं, एल्गी। तो एल्गी हो गया, और कुछ किंगडम फंजाई हो गए। इस किंगडम फंजाई के कुछ मेंबर्स हो गए, उनमें भी आप देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, मोस्ट कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें से कुछ मोस्ट कॉमन की मैंने इधर 3-4 की बात की गई है, जो आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, और इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये स्ट्रक्चर्स तो आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। तो इसमें देखिए आता है जू स्पोर्स, एक तरह के स्पेशलाइज स्पोर्स हैं, जो कि आपको क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलेंगे। क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चों? ये एक तरह का आपका एलिगी होता है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, उसके अलावा आप देखेंगे तो कोनिडिया देखने को मिलेगा। कोनिडिया भी एक तरह का स्पोर है, जो कि आपको पेनिसिलियम में देखने को मिलेगा, जो कि एक तरह का क्या है, फंजाई है। फिर आप देखेंगे तो बर्ड देखने को मिलेगा, किसमें, हाइड्रा में। हाइड्रा जो है वो आपका एक तरह का कह सकते हैं एनिमल है। और स्पॉन्जेस में गेम्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, वो भी एक तरह का क्या है, एनिमल है। तो ये सभी देखिए एग्जांपल्स में आपको एल्गी भी देखने को मिल रहा है, फंजाई भी है और एनिमल्स भी है। आइए इन स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको कुछ डायग्राम्स, 4 डायग्राम्स दिख रहे हैं। इसमें वो जो मैंने अभी मेंशन कराया है वो चारों चीजें इधर दी हुई है, लेकिन पहले आप डायग्राम्स इसको समझेंगे ना तो ये आपके दिमाग में बैठेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो बच्चों स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है गेम्यूल्स। क्या है, गेम्यूल्स। किसमें देखने को मिलता है ये, स्पॉन्जेस में। किसमें देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में। ठीक है, तो ये स्पॉन्जेस में आपको देखने को मिलेगा। और स्पॉन्जेस जो है वो किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं। आपने ये पढ़ा भी होगा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। उन्हीं कहते हैं ये पहला एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन में पहले ही आता है पॉरीफेरा, शुरुआत में ही आपने 11th में पढ़ा होगा हल्का फुल्का। तो ये स्पॉन्जेस में ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, गेम्यूल्स। ये मतलब एक तरह के क्या है, ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं। मतलब कि अगर ये स्ट्रक्चर बाहर आए तो ये इतने केपेबल हैं कि इनके तरह एक और नई बॉडी बन सकती है, और एग्जैक्ट पेरेंट सेल की तरह ही एक नई क्लोन बन सकती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स वैसे ही हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया जेम्यूल्स। तो ये पूरा जो है ये एक तरह का क्या है, एक तरह के स्पेशलाइज्ड बर्ड होते हैं, एक तरह से समझ लो कली है एक तरह की। लेकिन सिंस ये एनिमल्स में, तो ये अंदर अंदर छोटे छोटे बर्ड है या स्पोर कह लो, ये पूरा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक, इसके अंदर आप देखेंगे तो ढेर सारे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि देखने को आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे ढेरों सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये जो सेल्स है जो इसके अंदर भरे हुए हैं, इस बर्ड के अंदर, इस गेम्यूल के अंदर, वो पूरी तरह से स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आर्क्यू सेल्स। ये टोटीपोटेंट सेल है, मतलब ये हमेशा डिवाइड होके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकते हैं, एक नए तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो ये इनके सेल्स को, साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल होता है। तो इनके सेल्स को, स्पॉन्जेस या पॉरीफेरा के स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम आर्क्यूसाइट्स कहते हैं। इन्हें टोटीपोटेंट सेल्स कहा जाता है, जो कि हमेशा इतने सक्षम है कि ये डिवाइड करके कोई ना कोई नया काम कर सकते हैं, स्पेशल तरीका का काम इनकी बॉडी के अंदर ये करते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा आपको बर्ड दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग जेम्यूल्स बोलते हैं। ठीक, यही इतने सक्षम है कि ये अपनी तरह ही एक नई बॉडी, मतलब ये जो पूरा पॉरीफेरा है इसी की तरह एक नई बॉडी बना सकते हैं। पॉरीफेरा सिंपल स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, इनके अंदर ये पूरी तरह से ऐसे ढेर सारे पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, और सिंपल एनिमल्स है, ये एकदम सिंपल एनिमल्स ये उसके अंदर में आते हैं। तो ये गेम्यूल्स है, ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे पे आते हैं, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एक्चुअल में और कुछ नहीं है, क्लेमाइडोमोनास है। क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये एक तरह का क्या होता है, ग्रीन एल्गी है। हरा कलर का तो वैसे भी दिख रहा है, ये एक तरह का ग्रीन एल्गी होता है। और ये जो एल्गी है, इसमें देख रहे हैं ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, इसके अंदर ये ढेरों स्पोर्स जो थे वो अंदर इसके अंदर पाए जा रहे थे। जैसे ही वॉल टूट गई, सारे के सारे स्पोर्स देखे बाहर आ गए।
ठीक। अब हर एक स्पोर जो है ये इस तरह का है कि सभी में एक फ्लैजिला है। फ्लैजिला ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एनिमल सेल्स को मोटिलिटी देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने में इनको सक्षम बनाते हैं। तो ये जो फ्लैजिला है इसकी वजह से ये जो स्पोर्स है, इन स्पोर्स को हम बोलते हैं जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं? जू स्पोर्स। ऐसे स्पोर्स जो कि फ्लैजिलेटेड हैं, जिनमें फ्लैजिला है, जो कि अपने से मूव कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ये असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होंगे, क्योंकि हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के ये स्ट्रक्चर्स हैं। तो क्लेमाइडोमोनास जो एक तरह का ग्रीन एल्गी है, उसके अंदर ये जू स्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल होते हैं, और जहां ये इस वॉल में से टूट कर बाहर निकलेंगे, हर एक स्पोर जो है वो एक नई क्लेमाइडोमोनास की बॉडी को जन्म दे देगा, क्योंकि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्लोन्स ही बनने वाले हैं इन स्ट्रक्चर्स से। जेम्यूल से भी एक नया स्पॉन्ज बनेगा, जूस्पोर से भी एक नया क्लेमाइडोमोनास बनेगा। ठीक। अब आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पे। ये जो स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन एल्गी नहीं है, ये आपका है पेनिसिलियम। नाम सुना होगा आपने, इससे एंटीबायोटिक बनता है पेनिसिलिन। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या है बच्चों? ये एक फंगस है। ठीक है। अब इन फंगस की ये जो पूरी बॉडी आपको दिख रही है, ऐसा लग रहा है ना जैसे पेंट ब्रश जैसा दिखता है ये, है ना? स्ट्रक्चर अगर इसका पूरा देखें तो जैसे पेंट ब्रश कैसा होता है, इस तरह से होता है, इसमें आगे इस तरह से ब्रशेस लगे होते हैं, है ना? तो ये पेंट ब्रश जैसा स्ट्रक्चर जैसा दिखता है जब इसके ऊपर ये स्पोर्स बन जाते हैं। ठीक। इनके ऊपर ये जो आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं, इसको और कुछ नहीं, इसको कोनीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनीडिया। ठीक। तो ये भी एक तरह से क्या है बच्चों? तो पेनिसिलियम में ये जो कोनीडिया देखने को मिल रहा है, ये इनके असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये कोनीडिया है पेनिसिलियम में। मतलब अगर ये स्पोर्स जो है ये जब रिलीज हो गए इन्वायरमेंट में, तो हर एक कोनीडिया एक नई पेनिसिलियम की बॉडी को जन्म देगा। ठीक। आते हैं चौथे और आखिरी स्ट्रक्चर पे, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रा। ये क्या है बच्चों? हाइड्रा। हाइड्रा आपने 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रा जो है एक तरह का अगेन एनिमल है, सेलेंट्रेटा में आता है, जिसको आप निडारिया भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हाइड्रा है बच्चों, इसकी खासियत ये है कि ये अपने जैसे ही नया बड बना लेता है, कली जैसा। तो हाइड्रा जो है ये बड की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो बड आपको दिख रहा है साइड में निकलते हुए, या ये कहूं कि ये जो ऑलरेडी इसमें आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए हूबहू इस पूरे पेरेंट बॉडी की तरह है। ये दोनों क्या हो गए? ये पेरेंट बॉडी हो गए, और जो नया बॉडी साइड में जन्म ले रहा है, ये क्या हो गया? ये इसका क्लोन हो गया। तो इस क्लोन को, इसको स्ट्रक्चर को बड बोला जाता है। ये बड जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा, तब ये इधर से टूट कर अलग हो जाएगा और वो एक नई बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुछ बच्चों 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीयूईटी के एग्जाम्स के लिए, और वो इन सारे स्ट्रक्चर्स का आपको नाम याद रखना है। जेम्यूल्स पॉरीफेरा के लिए, जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास के लिए, कोनीडिया पेनिसिलियम के लिए, और हाइड्रा में बड। बड किसके लिए? हाइड्रा के लिए। ये सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए। बड हो गया, कोनीडिया हो गया, जूस्पोर्स हो गया, और जेम्यूल्स हो गया। याद रखिएगा इसको बच्चों। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं बच्चों, एनिमल्स की तो बात हो गई। ठीक है, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, सबकी बात हो गई। प्लांट्स की बात नहीं हुई अभी तक। तो क्या प्लांट्स में भी ऐसा होता है कि एग्जैक्ट कॉपीज बनती है? बिल्कुल बनती है। ठीक। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है। जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि भाई पॉलिनेशन हुआ, उसी से नया जो फ्रूट बना, वो क्या है? एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी आपको अलग अलग तरह के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। मैंने क्या बोला? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग वर्ड क्लोन नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये चीज आपको इधर देखने को मिलेगी। तो इसको हम लोग इस तरीके को, जिसमें एग्जैक्ट कॉपी प्लांट्स में बनती है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव का मतलब ही हो गया प्लांट के ही पार्ट्स, जैसे कि स्टेम, जैसे कि रूट्स, जैसे कि लीव्स। और प्रोपगेशन का मतलब होता है जन्म लेना, नई बॉडी उसी से बन जाना। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं रोज का, गुलाब के फूल का,
या गुलाब के पेड़ का। तो आपने देखा होगा गुलाब का जो पेड़ है वो बड़े आसानी से, अगर उसका कोई स्टेम प्लांट में है तो उस टहनी को अगर आप कट कर देते हैं और उसको अगर जमीन में लगा दे, प्रॉपर पानी दे, आप उसको सनलाइट प्रॉपर मिले, तो देखते हैं वो वापस एक नई बॉडी बना लेता है, एक नया रोज का प्लांट उसमें हो जाता है। तो आपने वहां क्या देखा कि स्टेम लगाने से ही एक नई बॉडी रोज की बन गई, गुलाब के फूल की बन गई, एक नई प्लांट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो स्टेम है वो एक तरह का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, जिससे एक नई बॉडी बन रही है जो कि एग्जैक्ट उसी की कॉपी है ना। तो वो ही चीज आपको कुछ प्लांट्स में, आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसमें अलग अलग प्लांट्स के स्ट्रक्चर से, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से, जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ से नई बॉडीज बनती है जो कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है प्लांट की। तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ यूनिट्स है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, जिसमें आपको मिलेगा रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर और ऑफसेट्स। अब बोलेंगे ये सारे वर्ड क्या है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या है ना कि ये कह रहा है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे एक नई ऑफस्प्रिंग या एक नई बॉडी जो है या एक न्यू बेबी प्लांट्स में बन जाता है, ठीक है। और इन्हीं को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स भी बोलते हैं। तो ये कहाँ है भाई, रनर, राइजोम, ये सब। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, इसी में आपको ये सारी चीजें मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ट्यूबर, जैसे आपने ये वाला तो काफी सुना होगा, ट्यूबर आपको पोटैटो, आलू के में देखने को मिलेगा। मतलब ये वो स्ट्रक्चर्स के नाम है बच्चों जिनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने अभी एनिमल्स में पढ़ा ना कि कोनिडिया मिला आपको, बर्ड मिला आपको, जेम्यूल्स मिला आपको, जूस्पोर्स मिले, बिल्कुल उसी तरह आपको कुछ नए टेक्निकल वर्ड मिलेंगे प्लांट्स के केस में, जिनकी मदद से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है, ठीक। तो उन्हीं का यहाँ नाम दिया हुआ है, रनर है, राइजोम है, सकर है, ट्यूबर है, ऑफसेट्स है और बल्ब है, ठीक। तो ये आपको इस डायग्राम में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा इसको जूम इन करके अच्छे से देख लेते हैं। ये एग्जैक्ट डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, देखा ही होगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो, ट्वेल्थ में, है ना। तो ये देखिए बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए ये आलू दिख रहा है आपको, ठीक। तो आलू में आप देखेंगे कि ये जो ऊपर ये छोटे छोटे ऐसे हरे हरे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जगह जगह पे निकलने लगते हैं ऐसे, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, ठीक। तो जर्मिनेटिंग आई बड, जो कि आइस के ऊपर देखने को मिलता है। तो ये कली जैसे हैं जो कि आलू में देखने को आपको मिलता है। अब आपने देखा होगा कि जो पुराने आलू हैं उनसे ही नया आलू का पेड़ लगाया जाता है। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, ये जो पूरा आलू है इसको इतने अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाता है जहां जहां आपको ये कली देखने को मिल रही है, और हर एक टुकड़े को मिट्टी में डाल के ढक दिया जाता है, जिससे एक नया आलू का पेड़ जन्म लेता है। इसका मतलब हुआ कि ये एक तरह का क्या हुआ, ये वो स्ट्रक्चर हुआ जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हो रहा है। तो यहाँ पे पोटैटो के केस में, आलू के केस में, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं, ट्यूबर। तो ट्यूबर आपको किस में देखने को मिल गया भाई, पोटैटो में। अब आपको ये याद होना चाहिए। दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो इसमें आपको दिख रहा है अदरक, जिंजर जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जगह जगह पे इसमें गांठ होती है। गांठ को जो स्वॉलन पार्ट होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको आप लोग नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोड्स। तो ये क्या हो गए, नोड्स हो गए, ठीक है। और जगह जगह से इधर देख रहे हैं तो रूट्स निकल रहा है, ठीक। तो इन स्ट्रक्चर्स को, अब अदरक में भी ऐसा ही होता है कि अगर इसको आप लगा दे तो इससे एक नया पेड़ जो है वो जन्म लेगा, ठीक, अदरक के पेड़ का। तो इससे यहाँ पे क्या होता है कि इनको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे राइजोम। क्या बोलते हैं, राइजोम, जो कि आपको किसमें देखने को मिल जाता है, जिंजर में देखने को मिल जाता है, अदरक, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाता है टर्मरिक, हल्दी में भी। कभी कच्ची हल्दी देखी है बच्चों, अगर देखी होंगी तो देखा होगा कि अदरक और जो कच्ची हल्दी होती है, खड़ी हल्दी जो होती है, वो एग्जैक्टली सेम दिखती है देखने में। पास से देखेंगे तो हाँ ये जरूर देखेंगे कि टर्मरिक जो है, हल्दी जो है वो पीली दिखती है, जबकि अदरक जो है वो अंदर से सफेद होता है, हल्का पीलापन भी होता है बहुत। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स लगभग लगभग एक जैसे दिखते हैं, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ये खासियत है कि ये अपनी जैसी नई बॉडी बना लेंगे, क्लोन बना लेंगे। तो इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया है राइजोम, ठीक। अब आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर में। ये देखिए ये है आपका अगैव, इस प्लांट को बोलते हैं अगैव, ठीक है। तो इसमें भी आप यहाँ पे, ठीक, ये स्ट्रक्चर्स आपको इसमें दिख रहे हैं। तो ये जो अगैव है इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बल्बिल्स। बल्बिल्स मतलब अगैव के जो प्लांट है इसमें ये जो बल्बिल्स दिख रहे हैं इससे नई बॉडी अगैव की बन जाती है। चौथा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ब्रायोफाइलम है, ठीक। इसमें आपने इसको 10th में भी पढ़ा होगा बच्चों
तो इसमें क्या होता है कि ये इस पत्तियों में मार्जिन पे, ये जो लीफ की मार्जिन है, किनारा जो है लीफ का, उसमें आप देखेंगे कि नई नई पत्तियां बनने लगती हैं रूट के साथ में। अब जहां ये थोड़ी मैच्योर हो गई, ये इस लीफ में से टूटकर अलग हो जाएंगी और गिरेंगी तो क्या मिलेगा इनको? जमीन मिलेगा, मिट्टी मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा। वापस से ये एक नई बॉडी, एक नया ब्रायोफाइलम के प्लांट को जर्मिनेट करा देते हैं, डेवलप करा देते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग और कुछ नहीं, लीफ बड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान है, आई थिंक याद रखना। लीफ बड आपको देखने को मिलता है लीव्स के अंदर। ठीक है, तो लीव्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको लीफी बर्ड्स देखने को मिलता है ब्रायोफाइलम के केस में। तो ब्रायोफाइलम ही अकेला ऐसा कुछ प्लांट्स ही होते हैं, सभी में तो ऐसा होता नहीं है कि लीफ के मार्जिन में आपको छोटी छोटी पत्तियां दिखे और उनसे एक नई बॉडी बन जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो कुछ ही है, इसमें एक आता है ब्रायोफाइलम का प्लांट, उसमें ये लीफ बर्ड से एक नई बॉडी बनती है। चौथे की यहाँ पे बात करें तो ये है बच्चों वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ जो है, इसको हिंदी में जलकुंभी भी बोलते हैं। बड़े आसानी से हमें इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे तालाब होते हैं जिनके ऊपर आपको बड़ी बड़ी पत्तियां देखने को मिलती हैं, जो कि उस पूरे तालाब को घेरी हुई रहती है। वो पत्तियां और कुछ नहीं होती, ये वाटर हियासिंथ ही होते हैं। ठीक है, तो वाटर हियासिंथ जो है, इसके अंदर ये क्षमता होती है कि ये अपने जो ये स्टेम्स दिख रहे हैं आपको, इसके इसके स्टेम को भाई अलग नाम दिया गया है क्योंकि इन्हीं से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। तो इनके ये जो स्टेम है ना, ये बड़े तेजी से ग्रो करते हैं और इसी वजह से आपने देखा होगा कि ये जो प्लांट है पानी के ऊपर जो तैरते हैं, ये बड़े तेजी से पूरे प्लांट को जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये सिंस पानी में पाए जाते हैं इसलिए इनका नाम जलकुंभी पड़ा है, वाटर हियासिंथ भी बोलते हैं। और इनकी ये जो स्टेम है, ये बहुत तेजी से ग्रो करती है। इसका मतलब इसके अंदर ही है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यही वो स्टेम है जो कि नई बॉडी बना रहा है। तो इनके इन स्टेम्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑफसेट्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ऑफसेट्स बोला जाता है। तो ये जो स्टेम है, इन्हीं से नई बॉडीज जो है वो बनती है। तो इसी तरह से बच्चों, ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये 4-5 नाम आपको याद रखने हैं, 4 ही है। ट्यूबर पोटैटो में, आलू में, राइजोम जिंजर में और गार्लिक में, गार्लिक बोल रही हूँ, जिंजर में और टर्मरिक में। गार्लिक में तो अभी बताती हूँ क्या होता है, बड होता है उसमें, बल्ब, बड नहीं बल्ब होता है। ठीक, अगैव में बल्बल्स, ब्रायोफाइलम की इन पत्तियों में लीफी बड्स और जलकुंभी या वाटर हियासिंथ में इनके स्टेम, जिनको हम बोलते हैं ऑफसेट्स। तो इन्हीं के जरिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, जिनको हमने एक अलग नाम भी दिया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट से ही एक नई बॉडी, एग्जैक्ट बॉडी प्लांट्स में बन जाती है। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। अभी जैसे हमने देख लिया बच्चों कि राइजोम है जो कि जिंजर में और टर्मरिक में देखने को मिला, ट्यूबर आपको आलू में देखने को मिला, ऑफसेट्स आपको वाटर हियासिंथ में देखने को मिला। इसके अलावा बचता है बच्चों रनर और सकर, और साथ में बचता है इधर बल्ब भी होगा। हाँ, ये रहा बल्ब। ठीक है, तो बल्ब का मतलब क्या है? यहाँ पे वो रोशनी देने वाले बल्ब की बात नहीं हो रही है, ये बल्ब जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर। तो बल्ब जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं बच्चों? ये देखिए कुछ ऐसे होते हैं, ये बल्ब जैसा, मतलब ऐसा फुला हुआ स्ट्रक्चर। तो ये आपको किस में देखने को मिलता है बच्चों? प्याज में देखने को मिलता है, लहसुन में देखने को मिलता है, जिसे आप गार्लिक भी बोलते हैं। तो अनियन और गार्लिक में आप देखेंगे तो आपको बल्ब देखने को मिलता है। ये जो बल्ब है, अगर आपने इसको लगा दिया ना, आपने देखा है कभी प्याज अगर आप मिट्टी में डाल देंगे ना तो उससे नई नई लीव्स निकल आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हुआ, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ प्लांट का, जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि एक ही पेरेंट था, मिट्टी में गया और एक नई बॉडी बन गई। तो इसी तरह से आपको बल्ब में देखने को मिलेगा। बल्ब आपको एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा इसको, ये आपको बल्ब्स देखने को मिल जाता है किसमें किसमें? इसमें आपका अनियन हो गया, मतलब कि प्याज, और दूसरा हो गया गार्लिक यानी कि लहसुन। अब आप लहसुन बोलेंगे ऐसा छोटी छोटी होती है, लेकिन देखेंगे तो वो जब ऐसा पूरा खड़ा लहसुन जो रहता है वो ऐसा होता है ना एक साथ में, तो बल्ब जैसा ही दिखता है। ठीक है, इसमें स्टोरेज फूड होता है। तो ये चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी। रनर और सकर की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रनर में, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आ जाएगा ऑक्सिलिस, मिंट जो कि आप पुदीना जिसे आप बोलते हैं, और ग्रासेस, इन सभी में रनर देखने को आपको मिलता है। रनर और कुछ नहीं होते हैं, ये आपने देखा होगा पुदीना, अगर कभी देखा हो आपने, लगाया हो, बड़े आसान होता है पुदीना भी लगाना, फिर गर्मी आएगी तो लगा लेंगे। ऐसी पत्तियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तो होती नहीं, छोटी छोटी हर्ब्स है ये, है ना। तो इसमें अगर आप इससे आगे ये देखेंगे कि इसे एक नई लीफ बन रही है, तो इन दोनों के बीच में एक जुड़ा हुआ स्टेम होता है। मतलब ये आप देखेंगे ये इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो अगर आप सोचें इसको ऐसे उखाड़ लें
पुदीने को, तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो इसके ब्रांचेस है वो भी उखड़ने लगेंगे, तो बड़े आराम से डेलिकेसी के साथ में आपको पुदीने की पत्तियों को तोड़ना पड़ता है। तो ये जो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है ना, जो स्टेम है इसके एक तरीके से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। अब आपने अगर ये टहनियां निकाल कर दूसरी जगह लगा दिया तो वहां पे नया पुदीना उगने लगेगा, तो उनके इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक। सकर वगैरह आपको जैस्मीन में देखने को मिलेगा। ठीक, तो रनर हो गया, सकर हो गया, राइजोम, ट्यूबर, ऑफसेट, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं प्लांट्स में पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के। इसको एक जगह लिखकर अच्छे से इसको याद कर लीजिए, पहले चैप्टर से आपके मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो देख ली। ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे बात की कि किस तरह से प्लांट्स में और किस तरह से एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके टाइप्स के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन एक फटाफट से एक डेफिनेशन देख ले अगर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, वहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों पेरेंट्स साथ में आते हैं, और इनमें गैमेट्स जो होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, मेल पेरेंट में मेल गैमेट्स, फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमेट, ये दोनों गैमेट्स साथ आते हैं और उन्हीं से एक न्यू बेबी बनता है या एक नई बॉडी बनती है, जो कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है लेकिन एक सिमिलर कॉपी होती है पेरेंट्स की, क्योंकि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इनमें भाई कुछ तो अलग होगा जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डिफर करेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ नहीं, यहाँ पे फॉर्मेशन है मेल और फीमेल गैमेट्स का, डायरेक्टली गैमेट्स की बात की गई, और भाई ये जो गैमेट्स है ये और कहीं नहीं ऑर्गेनिज्म में बनेंगे, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म में, या तो एक सेम इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब एक ही इंडिविजुअल से दोनों गैमेट्स बने कुछ केस में, क्योंकि ये होता है, और ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता है, मेल गैमेट मेल बॉडी में ही बनेगा, फीमेल गैमेट फीमेल बॉडी में ही बनेगा, या तो डिफरेंट इंडिविजुअल से भी हो सकता है ये जो गैमेट्स बने ऑपोजिट सेक्स के, और उनसे ये जो फ्यूजन से जो नया बॉडी बनेगा उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो गैमेट्स हैं, जब भी गैमेट्स साथ आते हैं तो इनसे क्या बनता है, एक जाइगोट जन्म लेता है, और वही जाइगोट आगे चल के एक नई बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, नया बच्चा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या एक नई बॉडी बना लेगा, एक न्यू और ऑफस्प्रिंग भी आप इसमें आप टेक्निकल वर्ड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेल गैमेट्स, जैसे कि हम लोग बात करें स्पर्म हो गया अगर ह्यूमंस की बात करें तो, और फीमेल गैमेट की अगर बात करें तो ओवा हो गया या एग हो गया। ठीक है, ये दोनों गैमेट्स जो हैं जब साथ आते हैं तो स्पर्म और एग जब फ्यूज करते हैं तो उसी से क्या बनता है बच्चों, जाइगोट बनता है। जाइगोट वो पहली बॉडी है जो कि एक नई बॉडी को जन्म देती है। ठीक है, तो ये नई बॉडी तभी बनेगी जब दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो जाइगोट जो है ये हमेशा 2n होता है, डाइप्लॉइड होता है, डबल नंबर में क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, और वही जाइगोट आगे डिवाइड करते 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 एक नए बेबी को जन्म देता है जब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ और टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़े उस बेसिस पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात की गई है जो पीरियड है, कहाँ से, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों। देखिए अभी हमने पढ़ लिया ये चीजें, अब देख के आराम से बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, जहां पे बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक की बात की जाती है। तो आप सब जानते हैं बच्चों, ऑप्शंस पे पढ़ दे रही हूँ तब तक आप आंसर बता ही लेंगे, देख लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव फेज है, दूसरा है लाइफ साइकिल, तीसरा है लाइफ स्पैन, और तीसरा चौथा है लाइफ स्टाइल। देखिए कितना कंफ्यूजिंग टर्म डाल दिया है दूसरे, तीसरे और चौथे में। रिप्रोडक्टिव फेज तो हटा ही दीजिए। ठीक है, क्या बात कही जा रही है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक। तो मैंने सबसे पहली स्लाइड में इसकी बात की थी कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के बीच की जो समय होता है इसको हम लोग और कुछ नहीं क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। मतलब कि थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखिए बच्चे कंफ्यूज आते हैं लाइफ साइकिल लाइफ स्टाइल में, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल बहुत बच्चे कर डालते हैं, तो ये लाइफ साइकिल नहीं होगा, ये होगा लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन ही होता है जहां पे हम लोग नेचुरल बर्थ से लेके डेथ तक की बात करते हैं, इसके बीच की समय की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अमर नहीं है। इमॉर्टल का मतलब अमर, कभी मरे ना। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है। एक्सक्लूड, देखिए क्वेश्चन कितना घुमाया है। एक्सक्लूड मतलब किसको छोड़कर ऐसा है जो कि कह सकते हैं कि मॉर्टल है। एक्सक्लूडिंग मतलब कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, ये तो सेंटेंस दे दिया है कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म अमर नहीं है, लेकिन एक्सक्लूडिंग किसको छोड़कर, लेकिन मतलब कौन ऐसा है जो कि अमर है।
तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहले में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑप्शन में ग्रीन प्लांट्स, तीसरे में है स्पॉन्जेस और चौथे में है ड्रोन्स। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसमें हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, ये सब बेसिकली कैसे होते हैं, अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि भाई ये जो बैक्टीरिया ये डेथ कर गया, इसकी डेथ हो गई। ज्यादातर ये माना जाता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं। अब यही अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए तो उनकी एक लाइफ स्पैन होती है, मतलब वो इतने समय के लिए या इतने घंटे के लिए या इतने सालों के लिए ही जिंदा रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन की बात की गई है। प्लांट्स की बात करें, स्पॉन्जेस एनिमल है, प्लांट्स है, ड्रोन्स जो है वो एक तरह से आप कहें तो जो कह सकते हैं कि ड्रोन्स हो गया और ये सब, इसमें वर्कर्स हो गए, क्वीन हो गया, ये सब मधुमक्खी के ग्रुप्स में जो होते हैं उनके अंदर ये टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं। तो मेल्स को ड्रोन्स कहा जाता है, या ड्रोन उड़ने वाले ड्रोन की बात नहीं हो रही है, ठीक। लेकिन वहां नहीं जानना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम लोग इमॉर्टल मानते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। क्लोन क्या है? क्लोन इज परफेक्ट फॉर, क्लोन किस लिए परफेक्ट है, किस चीज के लिए परफेक्ट माना जाता है? तो अभी इतना टाइम से क्लोन क्लोन हम बोलते आ रहे हैं, तो किस चीज के लिए परफेक्ट है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है क्या? दूसरा है सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फिर है एम्फीमिक्सिस के लिए, एम्फीमिक्सिस एक अलग टर्म होता है, उसके बारे में आगे कुछ क्लासेस में बताऊंगी, और चौथा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब देखिए चौथे में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है, तो बच्चों क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन वर्ड यूज होता है? नहीं। मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर कॉपी की हम बात करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी की हम बात नहीं करते हैं। तो सिमिलर कॉपी को तो हम क्लोन कहते नहीं, हम एग्जैक्ट कॉपी को बोलते हैं। तो एग्जैक्ट कॉपीज किसमें बनती है? सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है। तो आपका ये जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, मोनेरा और प्रोटिस्टा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके जरिए होता है? तो हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो वो किसके जरिए होता है? ठीक है, मतलब कि जो भी मोनेरा है जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा जिसमें आप अलग अलग तरह के अमीबा पैरामीशियम की बात करते हैं, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया है बडिंग के जरिए होता है। तो बडिंग अभी हमने देखा बच्चों थोड़ी देर पहले ही, उसमें हम लोग ने स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हाइड्रा में बडिंग होती है ना। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो हाइड्रा आते नहीं है, हाइड्रा क्या है? अपने आप में एक एनिमल है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा दिया है मल्टीपल फिजन, ठीक। तो मल्टीपल फिजन भी नहीं होता है। मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम जो है अगेन आपका एक तरह का क्या है, कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा है, लेकिन उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं आता, ठीक। उसके बाद आता है एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस नहीं होगा, बचता है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है अलग अलग भाग में टूट जाना। तो जब एक ही बॉडी दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड करती है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। और बाइनरी फिजन किसमें देखने को मिलता है? आपको अमीबा में देखने को मिलता है, और अमीबा वगैरह हो गया तो प्रोटिस्टा आ गया, और मोनेरा मतलब कि बैक्टीरिया में भी होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों बाइनरी फिजन आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं आता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में हम ये मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी जरिया यही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है ना, सिंपल बॉडी है। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाइनरी फिजन के जरिए ही होता है। ये याद रखिएगा, दोनों को लेके चलना है एग्जांपल्स को, मोनेरा को और प्रोटिस्टा को भी, ठीक है। तो उसमें आ जाएगा आपका बाइनरी फिजन, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में, क्योंकि वेजिटेटिव वर्ड यूज हुआ है, वेजिटेटिव का मतलब हम प्लांट के पार्ट्स की बात करते हैं जिसमें रूट है, स्टेम है और लीफ की बात होती है। तो इनमें से कौन सा है जो कि नहीं है, नॉट अ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है? तो पहले देख लेते हैं, पहला है राइजोम एंड सकर। तो अभी हमने देखा प्लांट्स में राइजोम और सकर हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। दूसरा है ट्यूबर और ऑफसेट्स, तो ये भी हमने देखा, ठीक। राइजोम आपने देख लिया जिंजर में और साथ में टर्मरिक में, सकर आपने देख लिया उसमें आप लोग ने जैस्मिन वगैरह में अगर कहे तो, ठीक है। और ट्यूबर एंड ऑफसेट्स की बात करें तो ट्यूबर आपको पोटैटो में देखने को मिला, ऑफसेट्स आपको वाटर हियासिंथ में देखने को मिला, तो ये दोनों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बल्बल्स, लीव बर्ड और बल्ब, ये भी है। चौथा दिया है एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड बिल्कुल गलत दिया है, मतलब सही हुआ इसका आंसर यही हुआ, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नहीं है। एंथेरोजॉइड है क्या बच्चों? ये बेसिकली ये जो टर्म है ये हम लोग स्पर्म के लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका अल्टरनेटिव वर्ड है, ठीक है। तो स्पर्म के लिए हम लोग एंथेरोजॉइड वर्ड यूज करते हैं। लोअर प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइटा वगैरह में ये टर्म यूज किया जाता है,
ठीक है। तो ये एक तरह के मेल गैमेट को बोल दर्शा रहा है ना, स्पर्म या एंथ्रेजॉइड क्या एक तरह का मेल गैमेट है, तो क्या ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल हुआ? नहीं हुआ, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, अच्छा ये क्वेश्चन पे अभी हम लोग नहीं गए हैं तो उसको स्किप करते हैं, लेकिन स्किप का मतलब ये नहीं है कि मैं नेक्स्ट क्लास में उन क्वेश्चंस को वापस डालूंगी। जूस्पोर्स क्या है? जूस्पोर्स अभी अभी हमने देखा बच्चों कि ये एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, मूव करने लायक है क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है ना। तो ये जो जूस्पोर्स है, ये जो मोटाइल स्पोर्स है, ये आपको किस में देखने को मिला? पहला बात तो यहाँ याद रख लो, क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिला। क्लेमाइडोमोनास क्या है बच्चों? एक तरह का ग्रीन एल्गी है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए सही बैठेगा? पहला दिया है मोटाइल गैमेट्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑफ स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में तो था ही नहीं। मोटाइल गैमेट्स ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में भी नहीं था, हाइड्रा का स्ट्रक्चर तो है ही नहीं जूस्पोर। और चौथा है नॉन मोटाइल गैमेट्स ऑफ पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम के जो गैमेट्स थे उनको हमने कोनिडिया बोला था, अगर याद हो आपको तो ऑब्वियस सी बात है इसका ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फाउंड इन पेनिसिलियम, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो पेनिसिलियम जो है एक तरह का फंगस है। ठीक, और फंगस जो है बच्चों उनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं? नहीं। जेम्यूल्स बोलते हैं? नहीं। और जूस्पोर्स बोलते हैं? नहीं। अभी जूस्पोर्स तो अभी हमने देखा क्लेमाइडोमोनास में था, तो कोनिडिया के साथ हम जाएंगे। कोनिडिया एक तरह के इनके असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि पेनिसिलियम वगैरह में, कुछ फंजाई वगैरह में कोनिडिया जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसमें का सही है। नेक्स्ट है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा है जो कि करेक्टली मैच नहीं? अब देखिए ये क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ना कि देखिए कितना जरूरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल का याद रखना, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो सबसे पहला दिया है ऑफसेट्स के साथ में दिया है वाटरी एसिड, ये पेयर की बात हो रही है, ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है और ये इसका पेयर है। तो देख रहे हैं इसमें कौन सा गलत पेयर है। ठीक है, दिया हुआ है नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर इसमें सही नहीं है। तो पहला है ऑफसेट्स वाटर एसेंस में होते हैं, सही दिया बिल्कुल। राइजोम बनाना में होता है? होता है। ठीक है, राइजोम में आप लोगों को मैंने तो दो ही एग्जांपल्स दिए थे, जिंजर और टर्मरिक का, लेकिन बनाना भी राइजोम में ही आता है, स्टेम से ही ये बनता है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों कोनिडिया एंड पेनिसिलियम, तो कोनिडिया तो देखा ही अभी हमने, है ना, सेक्सुअल स्ट्रक्चर भी उससे पहले वाला ही क्वेश्चन था, तो ये भी सही है। चौथा दिया बाइनरी फिजन इन सरगैसम, सरगैसम एक तरह का प्लांट है तो उनमें तो होता नहीं है बाइनरी फिजन, अभी अभी हमने पढ़ा बाइनरी फिजन किसमें होता है? बैक्टीरिया वगैरह में होता है, अमीबा वगैरह की बॉडी में होता है। ठीक है, तो इन सब में होता है, तो ये ऑप्शन आपका, ये पेयर गलत दिया है, मतलब ऑप्शन जो है वो ये सही है। ठीक है, तो ये पेयर गलत है। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों जेम्यूल फॉर्मेशन इज अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन, तो जेम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है? फटाफट देख लीजिए, हाइड्रा में होता है, पेनिसिलियम में होता है? नहीं। अमीबा में होता है? नहीं। स्पॉन्जस में होता है भाई, स्पॉन्जस में जेम्यूल्स जो है बढ़ते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स या बड कह लो वही होते हैं, इनके अंदर आपको आर्क्यूसाइट्स नाम के सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि टोटीपोटेंट सेल्स हैं, जो कि पॉरीफेरा में देखने को मिलते हैं या स्पॉन्जस में देखने को मिलते हैं, तो जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जस में होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आज का जो ये सेशन है ये खत्म हुआ। आई होप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स में जो भी चीजें मैंने आप लोग को बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, सारी चीजें आप क्वेश्चंस कर पाए होंगे, आई होप, है ना। टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस आप कर पाए होंगे, ऐसे डेली क्लासेस जो भी आपके पास आएगी इसमें हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए आगे आप लोग को एक चीज़ों के बारे में बता दूं, जैसे कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं कि आप सीयूईटी बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं, सीयूईटी के थ्रू आप चाहते हैं बीएससी बायोलॉजी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू आउट इंडिया मिल जाए, तो उसके लिए आप बच्चों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारी एक बैच है सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन जो 2024 के लिए स्टार्ट हो चुकी है, सामर्थ्य बैच हमारे बैच का नाम है। इस बैच के अंदर आपको देखिए अगर आप और भी कोर्सेज चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज जो है ये अवेलेबल है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, बीएलएलबी है और एलएलबी के कोर्सेज हैं। ठीक है, इनके सारे अगर डिटेल्स की बात करूँ तो इन कोर्सेज में आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको हम लोग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक करवा देंगे और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएंगे। साथ में आपको दोनों ही बायलिंगुअल में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों में चीजें दी हुई है। लाइव डाउट सेशंस अगर होंगे, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रैक्टिस सेट हो ही रहा, अभी आपने देखा है इस सेशन में भी अभी कि थ्योरी पोर्शन कराने के बाद में हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज वगैरह होगी, सिलेक्टेड नोट्स आपको कराए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस हमारे थ्रू
मिलती रहेगी। ये जो पूरा कोर्स है इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज है, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक टाइम आपको पेमेंट करना है और कोर्स जो है 3 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। और कोर्स की वैलिडिटी लेकिन जो है वो 1 साल के लिए, मतलब एक बार अगर आपने कोर्स परचेज किया तो आपके पास वो पूरा कोर्स 1 साल तक के लिए रहेगा। अगर आपने अभी तक डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसे फटाफट से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, मैं साइड हो जा रही हूँ, इसको आप चाहे तो नोट करके सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस बैच के बारे में पता कर सकते हैं। आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जहाँ पर हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ में आएंगे। थैंक यू।